अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर और तज्जिया। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सरवदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने बलूचिस्तान की अहम शख्सियात से, सियासी शख्सियात से, उनकी क़यादत से मुलाकात की है और क्लियर किया है वहाँ पर कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और एक ही रहेगा। मुजम्मिल साहब, ये बयान अगर देखा जाए, जो हालिया इस टाइम हालात हैं बलूचिस्तान के, हालिया दहशतगर्दी के तनाजुर में बड़ा अहम है ये बयान, जब फितनतुल खारिज, फितनतुल हिंदुस्तान मुसलसल पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं ये समझता हूँ बयान तो अपनी जगह हर ही बयान अहम होता है और आप पॉजिटिव बयान ही देते हैं। कौन कह सकता है बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए अहम नहीं। मेरे लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि हम सब इस बात को समझते हैं कि बलूचिस्तान के जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें एक तरफ तो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ IBO ऑपरेशन जारी हैं और हम फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे एक पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस भी होना है कि वहाँ पे सियासी हमआहंगी पैदा करनी है, वहाँ पे जो लोगों के सियासी खदशात हैं वो दूर करने हैं और लोगों को पाकिस्तान के कौमी धारे के साथ जोड़ना है। बलूचिस्तान के सियासतदानों को, बलूचिस्तान की यूथ को, बलूचिस्तान के नौजवान को। तो ये जो आज वो पॉलिटिशियंस को मिले हैं बलूचिस्तान के, ये इस हवाले से सिग्निफिकेंट है कि अब जो है सिर्फ हम फौजी ऑपरेशन या IBO ऑपरेशन पर नहीं बात कर रहे हैं, हम वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप, ग्रास रूट लेवल की, नीचे ऊपर की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी बात हो रही है, उससे भी रिकंसाइल किया जा रहा है, उसको भी कौमी धारे में लाया जा रहा है, उनके भी सवालात सुने जा रहे हैं, उनके भी जवाबात दिए जा रहे हैं, उनके भी मसाइल हल करने की बात की जा रही है। देखें, कुछ बलूचिस्तान अंडर डेवलप्ड भी है, उसकी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, कुछ वहाँ के लोगों के मसाइल जेन्युइन भी हैं जो हल होने चाहिए, कुछ वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए, महरूमियाँ हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि फील्ड मार्शल का जो ये स्टेप है कि उन्होंने वहाँ के सियासी लोगों के साथ और वहाँ के नामवर लोगों के साथ मुलाकात की है, एक ओपन सेशन किया है, सवाल व जवाब का दिल खोल कर बातें की हैं, इससे वहाँ की सियासी फ़ज़ा और अमूमी अवामी फ़ज़ा बेहतर होगी। हमने इससे पहले देखा है कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक सेशन किया था, इंटरेक्शन हुआ था जिसमें बलूचिस्तान की यूथ ने उनसे बातचीत की थी। फिर हमने उसके अलावा बलूचिस्तान के कारोबारी लोगों के साथ भी उनका इंटरेक्शन देखा है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये एक और स्ट्रेटजी ये भी है कि जहां हम IBOs करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें, जहां हम टेररिस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस करें, वहाँ हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों के साथ एक इंटरेक्शन पैदा करें ताकि उनके जो दिल में बात है, जो ज़हन में सवाल है, उनके जवाब दिए जा सकें। मैं इसको इस लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए ख़ास तौर पे उनके साथ बात, जितनी भी हम बलूचिस्तान के लोगों से ज़्यादा बात करेंगे, जितना डायलॉग बलूचिस्तान के लोगों के साथ बढ़ेगा, उतने मसाइल हल होंगे, क्योंकि मसले का हल तो डायलॉग में है और जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, इसके साथ डायलॉग के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो मुझे इस हवाले से ये निश्चित काफ़ी पॉजिटिव नजर आता है। प्रॉक्सीज को भी वार्न किया है फील्ड मार्शल ने, वो प्रॉक्सीज जो बैरूनी अनासर की ईमा पर काम कर रही हैं और नहीं चाहती हैं कि हालात नॉर्मल हो, मुसलसल इंसर्जेंसी की वजह भी यही है, उनको भी वार्न किया है फील्ड मार्शल ने। सर्टनली देखिए जी, इस वक्त मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं कि जो अभी तक के फिगर्स सामने आए हैं बलूचिस्तान के हवाले से वो बड़े ज़बरदस्त हैं कि बलूचिस्तान में मस्तूम में, मच में, खिजदार में, पंजगूर के अजला में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 10 ऑपरेशन पिछले दिनों किए गए हैं, उसमें 37 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया है जी। बड़ी मिकदार में असला पकड़ा गया है, धमाका खेज मवाद पकड़ा गया है और रिमोट के ज़रिए धमाका करने वाले आलात कब्जे में लिए गए हैं। ये सब ये चीज़ें बलूचिस्तान में तो नहीं बनती हैं, ये असला अफ़गानिस्तान से आता है, इंडियन रॉ देती है। हम सबको पता है कि अफ़गानिस्तान को एज अ बेस कैंप रॉ यूज़ करती है और वो दूसरी तरफ जो BLA के कैंप्स हैं या दूसरी तरफ जो BLA के सेफ हेवन्स हैं और वहाँ से जो रॉ के फंडिंग है वो बहुत बढ़ गई है, बल्कि 3 टाइम्स बढ़ गई है बलूचिस्तान में रॉ की फंडिंग।
और वो एक एक टेररिस्ट एक्टिविटी के पहले अगर $1 देते थे तो अब $3 देते हैं, पहले $1000 देते थे तो अब $3000 देते हैं। तो उन्होंने अपना रेट भी बहुत बढ़ाया है। लेकिन पाकिस्तान फ़ौज की जो IBOs हैं वो इतने कामयाब हो रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमें बलूचिस्तान में, मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि आगे अमन आएगा, एक पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन होगी वहाँ पे, वहाँ के सियासतदानों का और के साथ हम आहंगी हो जाएगी, नौजवान हमारे साथ आ जाएंगे। ये जो वहाँ के अवाम का भी एक पेश पे होना बहुत ज़रूरी है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। सर ये नौजवान सियासतदान कारोबारी लोग अवाम ही हैं कि ये अवाम नहीं है और अवाम कोई और चीज है। आपके नजदीक अवाम कौन है? आम अवाम की मैं बात कर रही हूं। आम अवाम जो शिकवा करते ही नजर आते हैं, जिनको स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर नहीं है। नहीं, आपको पता है पंजाब से ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस बलूचिस्तान में हैं पर स्टूडेंट के हिसाब से। आबाद कम है। ये जरूर है कि बलूचिस्तान का रकबा बहुत ज्यादा है और वो वहाँ डिस्टेंसेस बहुत फार हैं, लेकिन एजुकेशन में बलूचिस्तान में बहुत काम हुआ है। और फिर हम बलूचिस्तान के बच्चों को पंजाब में, सिंध में हर जगह स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, उनको हर जगह वेलकम भी करते हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि बलूचिस्तान के आम आदमी की बहुत केयर की जा रही है। ये एक मखसूस बयानिया है जिसका कुछ शिकार मुझे आप भी नज़र आती हैं, और वरना ऐसा ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है ना। बलूचिस्तान जो लोग जाते हैं उनसे बात करें तो वो करते हैं। खैर अभी हमारे पास टाइम भी कम है, बात हमने फील्ड मार्शल की भी करनी है, और शाम के जो वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल साहब की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। ज़ाहिर है जो सूरत हाल इस टाइम चल रही है ईरान अमेरिका जंग को लेकर भी, दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। कितनी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं इस मुलाकात को? देखिए, शाम और पाकिस्तान के ताल्लुकात कई दहाइयों से काफ़ी सर्द थे। एक तो बिशारत उल असद के दौर में कोई पाकिस्तान और शाम के कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, और फिर शाम के अंदर एक बहुत ज़्यादा अनरेस्ट रहा, और फिर बिशारत उल असद का तख्ता उल्टा गया, अहमद शरा आए, उनके ऊपर सैंक्शंस थी। ये जो शाम के वज़ीर ख़ारजा का दौरा है पाकिस्तान का, ये कई दहाइयों बाद पाकिस्तान और शाम के दरमियान दोबारा ताल्लुकात की बहाली के हवाले से है। लेकिन इस वक्त आप ये समझें कि शाम और तुर्की का एक अलाइंस है। टर्की के बहुत इंटरेस्ट हैं शाम में इस वक्त। अब पिछले दिनों इजराइल ने शाम के एक मिलिट्री बेस पर हमला भी किया है, और वो इजराइल का मौक़िफ़ था कि वहाँ टर्की अपनी फ़ौज तैनात कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है जिसमें पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब हैं, उसमें शाम की बहुत अहमियत है, क्योंकि सऊदी अरब भी शाम को अपने बहुत क्लोज, मौजूदा हुकूमत को अपने बहुत क्लोज समझता है। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब सऊदी अरब गए थे तो शाम के नए जो सरबराह हैं, इनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान ने कराई थी। फिर टर्की भी शाम की मौजूदा हुकूमत को बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान चूँकि तुर्की और सऊदी अरब के साथ इस वक्त खड़ा है, तो लामहाजा पाकिस्तान को मौजूदा शाम की हुकूमत के साथ भी खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के साथ खड़ा है और वो शाम की हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात दिफाई तौर पर आगे बहुत बढ़ेंगे, और पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर शाम की रिवाइवल के हवाले से बात करेंगे, शाम की डिफेंस कॉपरेशन के हवाले से बात करेंगे, और इसमें आगे अभी बहुत काम होना बाकी है। ये इब्तदाई दौरा था, मेरे ख्याल में इसके बाद और आपको इस हवाले से काफ़ी जो है पेशकदमी नज़र आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब, बात अब हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी कर लेते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान का जो मुआयना है सुप्रीम कोर्ट के ज़ाहिर है जो हालिया फ़ैसले के रोशनी में 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब ये जो इलाज कराया गया वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल नहीं बल्कि पिम्स हॉस्पिटल में हुआ था। तारड़ ने भी इसका इंकशाफ किया है। अब क़यादत तहरीक इंसाफ की वो हमें नाराज़ दिखाई दी है, क्योंकि शिफा इंटरनेशनल की तरफ उन्होंने जाना था, और ऐसे में बैरिस्टर गौहर साहब की भी ये स्टेटमेंट कि नहीं चाहते कुछ लोग कि हालात जो है वो नॉर्मल हो, जबकि उन्होंने ये भी कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शायद कुछ दिन बाद हम इस असम्बली का हिस्सा ही ना रहें, आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो, ये बात भी उन्होंने की है। कितना देख रहे हैं आप इस टाइम तरीके इंसाफ की इस सिचुएशन को? मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा।
अच्छा, मुझे असेंबली तो से बाहर नहीं जाते ऐसा नजर आ लग रहा रहे। है कि आज देखें ना, मुझे नहीं नज़र आ रहा है। मुझे अब मैंने देखी है डॉक्टर उज़मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उसमें उन्होंने आज कहा है कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर 120/80 था। उन्होंने कहा ECG ठीक थी, ब्लड टेस्ट ठीक थे और वो सेहतमंद थे। अगर एक आदमी सेहतमंद है तो फिर तो उसको अस्पताल रखना ज़्यादा खतरनाक बात है ना बीमारों में। वो शदीद तो वो टॉर्चर की बात भी कर रही हैं। ब्लड प्रेशर, वो तो देखें सियासी बात है। क्या आपका ख्याल है उनको कोई मार रहा है जेल में? नहीं, उनके जिस्म पे तन्हाई, कोई निशान था? ये तन्हाई मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी रीजन है इसकी। देखें जेल में हर कैदी तन्हाई का शिकार होता है, घर में तो नहीं होता। वो घर वालों से तो मुलाकात होती है ना, भी जेल में अपनी कम 1 महीने के बाद तो मुलाकात मैं कहता हूँ जी हर रोज हो सकती है अगर गैर सियासी हो। अब मिली है ना नौरीन आपा, उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की, बिल्कुल ठीक है। रात डॉक्टर उज़मा मिली है ना, उन्होंने उनको नहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। देखें, आप अगर मुलाकात करना चाहते हैं अपने भाई से तो उसकी तो रुकावट है, लेकिन अगर आप अपने भाई की सियासत करना चाहते हैं तो उसकी रुकावट है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप नौरीन आपा उस दिन निकल के उन्होंने चुप रखी ना, उनकी दोबारा मुलाकात हो सकती है। लेकिन अगर आप उसी मुलाकात के बाहर निकल के इदारों पर खिलाफ ट्वीट शुरू कर देंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर देंगे, तो फिर यकीनन रियासत भी हरकत में आएगी। फिलहाल हुकूमत तो से ये देखना पड़ेगा। नजर आ रही है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी साफ नजर आ रहा है कि वो हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर नहीं सना ये बताएं, ये तहरीक इंसाफ हुकूमत से खुश कब थी जो अब नाराज नजर आ रही है? मतलब कोई दिन बता दें जिस दिन वो हुकूमत से खुश थी तो आज नाराज हो गई है, तो मैं और आप दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं कि ओहो तहरीक इंसाफ हुकूमत से पर नाराज हो गई है। मतलब वो रोज़े अव्वल से नाराज है तो उस नाराजगी के साथ ही ये हुकूमत चल रही है। मैं समझता हूँ इस हुकूमत की बका तहरीक इंसाफ की नाराजगी में है। जिस दिन सुलह हो गई तो हुकूमत के लिए खतरा है या नाराजगी हुकूमत के लिए खतरा है? लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात की बात भी तो करती है ना। वज़ीर आज़म की भी स्टेटमेंट के अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। और दूसरी तरफ ये भी पटिशन के भी क्यों इलाज कराया जा रहा है, उनको तिब्बी मुआयने की ज़रूरत नहीं है और नज़रसानी दरख्वास्त भी दायर कर दी। ये सिचुएशन नहीं कुछ क्लियर हो रही मुज़म्मिल साहब। देखिए, पाकिस्तान का कानून है कि कैदियों का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। हुकूमत उस कानून पर अमलदारी चाहती है, या वो कहती है कि आप कानून अदालत कह दे कि सारे कैदियों का अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों में इलाज होगा या सारे कैदियों का सरकार। देखिए, नवाज शरीफ को भी सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था जो सरकारी हॉस्पिटल 3 महीने तक। उनका बोर्ड भी उनका बोर्ड भी सरकारी डॉक्टरों पर मुश्तमिल था, जिसने ये कहा था कि इनका इलाज अब यहाँ मुमकिन नहीं है। तो पाकिस्तान के कानून के तहत कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल में। अच्छा, हो सकता है अदालत इजाजत दे के अब तो पिम्स हॉस्पिटल में जो है उनका इलाज जो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसकी तरफ जो है अब आगे अपना अगर बीमार होंगे तो इलाज करना है। अच्छा, सना बीमार होंगे तो इलाज करना है। अगर वो गवर्नमेंट का तो यही है तो किस बात का इलाज करें? भी हाँ, उनके इलाज की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए वो हॉस्पिटल बनेंगे। ठीक है, ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब। ब्रेक के बाद जो है लीगल एक्सपर्ट हैं याहिया फरीद, वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे इस हवाले से पूछेंगे कि तौहीन अदालत केस में होगा क्या। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने एक बार फिर से नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है और अदालत का दरवाज़ा तहरीक इंसाफ भी खटखटाने जा रही है तौहीन अदालत के मामले पर। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस हवाले से होगा क्या, इसी पर बात करेंगे। याहिया फरीद हैं और लीगल एक्सपर्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। याहिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। याहिया फरीद साहब, अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुकूमत ने इम्प्लीमेंट कर लिया या नहीं किया? क्या पिम्स में अल-शिफा के डॉक्टर्स अगर प्रेमिसेस इंपॉर्टेंट है या डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो कहते हैं डॉक्टर्स तो अल-शिफा के ही थे, प्रेमिसेस पिम्स का था। तो आपके ख्याल में लीगली प्रेमिसेस को इंपॉर्टेंस हासिल होगी या डॉक्टर्स को हासिल होगी? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस सारे मामले को जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया गया और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी इमरान खान की फैमिली की सिस्टर्स की, उससे तो यूँ महसूस होता है कि जो बेसिक कंसर्न था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी बेसिक कंसर्न था, वो यही था कि एक अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, वो एक सियासी जमात के लीडर हैं, वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है,
उनको अगर तो कोई मेडिकल फैसिलिटी है जो अस्पताल जो जेल में नहीं दी जा सकती, उसके लिए उनको इलाज फराम किया जाए। अगर तो बेसिक कंसर्न सुप्रीम कोर्ट का ये था, तो आज जो हुकूमत ने जिस तरीके से एक्शन लिया कि उनको एक पिम्स के अंदर उनको ट्रीटमेंट कराई गई, एक मेडिकल बोर्ड क्रिएट किया गया और उनको उस मेडिकल बोर्ड ने फिट करार दिया। देखिए, उसके बाद अगर ये कहा जाए कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बातें की जाए जिससे सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, तो यूं महसूस होता है कि कभी भी वो बेसिक कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई। देखें, इस सारे मामले में ये देखने की ज़रूरत है, देखिए पाकिस्तान का कानून ये अलाउ करता है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर का राइट है कि अगर तो जेल के अंदर उसका इलाज नहीं किया जा सकता और तो उसको बाहर किसी गवर्नमेंट के अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। और अगर गवर्नमेंट के अस्पताल का जो मेडिकल बोर्ड है वो समझता है कि ये फैसिलिटी किसी बाहर के निजी अस्पताल में दी जा सकती है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्रीट किया जा सकता है। इसमें तो कभी दो राय नहीं थी। लेकिन देखिए, ये सारे जो मामलात है इसमें एक प्रोसीजर भी है। पाकिस्तान प्रिजन रूल 157 खास तौर पे एक प्रोसीजर भी ले डाउन करता है, जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप किसी शख्स के लिए कानून साजी नहीं करते या किसी शख्स के लिए कानून को इंटरप्रेट नहीं करते। ये एक नहीं तो क्या सुप्रीम नहीं, आप ये क्या या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर से प्रिजन रूल्स को ओवरराइट नहीं कर सकता? देखिए, बिल्कुल दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि 27वीं अमेंडमेंट के बाद यह सवाल जरूर उठेगा और जरूर रिव्यू पिटिशन के अंदर यह क्वेश्चन किया गया होगा कि 27वीं अमेंडमेंट के बाद जब 184(3) की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रही और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार था कि वो एक इस तरह का ऑर्डर पास करता? बिकॉज देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील पेंडिंग नहीं थी। या तो सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की अपील सुन रहा होता तो फिर तो उनके पास इख्तियार है फॉर कंप्लीट जस्टिस, वो कोई ऑर्डर पास कर दे, लेकिन उसमें भी एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट अवेल नहीं कर सकता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास अब ये इख्तियार था। तो पहले तो जुरिस्डिक्शन का सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंडर विच लॉ ये एक कौन सी इख्तियार था जिसको यूज करके ये एक रूलिंग दी जिसमें उन्होंने प्रिजन रूल्स को टोटली बाईपास करके कहा कि ये अस्पताल है, ये टाइम है, ये नंबर ऑफ आवर्स हैं। तो ये तो पहले क्वेश्चन आएगा और सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब देना होगा रिव्यू पिटिशन में कि क्या ये पावर थी या नहीं थी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए अदालत का कंसर्न क्या था? अदालत का कंसर्न ये था कि इमरान खान को मेडिकली ट्रीट किया जाए अच्छे डॉक्टर्स से। अब आप पिम्स के डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप उस मेडिकल बोर्ड को क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप पूरे अस्पताल को क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका क्या सेंस बनता है, आप खुद बताएं, इसमें कौन सी कंटेम्प्ट? इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या मीडिया या मुझे या आपको, हमें तो मालूम नहीं कि शिफा के लोकेलिटी में क्या सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व है। ये इंफॉर्मेशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होती है, बिकॉज गवर्नमेंट के मातहत अदारे काम करते हैं जो इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं कि सिक्योरिटी के क्या खदशात है। या अब जब आप 184(3) की बात करते हैं तो 184(3) में ये फिर सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन में क्यों जा रहे हैं? इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नल एंड वाइड नहीं कराना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मेरा भी ये अंदाजा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं था। हमने पास्ट में भी देखा है कि जिस तरीके से एक केस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी हाई कोर्ट को कि 14 दिन में एक फैसला किया जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उसको ओवरराइड किया और ये फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह का कोई इख्तियार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में किसी भी अदालत को ये ऑर्डर पास करे। तो बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में देखिए, गवर्नमेंट जो है वो फ्रिक्शन नहीं पैदा करना चाहती सुप्रीम कोर्ट के साथ, स्पेशली 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट के बाद। वो एक फ्रिक्शन जो क्रिएट हो जाएगी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से डिसीजंस आने लग जाए जो सुप्रीम कोर्ट को ओवरराइड करे, तो मेरे ख्याल में प्रूडेंट होकर और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू पिटिशन फाइल की ऑन द सेम ग्राउंड के जुरिस्डिक्शन का मेंटेनेबिलिटी का मैटर आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ये थी या नहीं थी। तो जरूर मेरे ख्याल में ये पर अगर गवर्नमेंट की रिवीजन रिजेक्ट हो जाती है
और गवर्नमेंट को शोकाज हो जाता है कंटेम्प्ट का, तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अप्रोच तो करना पड़ेगा अगर तो ये मामला जो है रिजॉल्व नहीं होता। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि देखें ये गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसमें जुरिस्डिक्शनल एरर्स थे, लेकिन उसको उन्होंने कंप्लाई किया क्योंकि इंटेंट, देखिए एंड ऑफ द डे लॉ की एक इंटेंट है, लॉ का अंदर एक उसका पर्पस है जिसको फुलफिल करना है। वो पर्पस जो था वो यही था कि खान साहब को एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाए जो उनको एग्जामिन करे। मेडिकल बोर्ड ने एग्जामिन किया, उनकी बहन भी थी वहाँ पे। अगर तो आपको उस बोर्ड से कोई तकलीफ है तो आप उस बोर्ड को चैलेंज करेंगे या आप अदालत में जाएंगे कि ये बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया ये डॉक्टर्स ना अहल हैं या इनकॉम्पिटेंट है या उनको एग्जामिन करते हुए जो प्रोसेस लिया गया वो गलत था। लेकिन सिर्फ इस ग्राउंड पे लेना कि हमें अपने मन पसंदीदा अस्पताल ही जाना है, इवन दो गवर्नमेंट कह रही है कि सिक्योरिटी रिस्क था उधर, क्योंकि गवर्नमेंट को ही बेहतर मालूम होगा सिक्योरिटी रिस्क का, ना वो खान साहब को, ना वो पीटीआई को, ना वो मुझे और आपको। सलमान अकरम राजा साहब ने एक लीगल इंटरप्रिटेशन दी है। उन्होंने कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हम उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पर सियासत नहीं करेंगे, वैसे बीमारी पर या पॉलिटिक्स करने की हमने कोई अंडरटेकिंग नहीं दी, लिहाजा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं, सिर्फ जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर सियासत ना करने की बात की गई। देखिए प्रॉब्लम सारी ये है कि आप इस तरह की इंटरप्रिटेशन करके अपना एक स्टांस बाहर निकाल कर एक मीडिया में अटेंशन ले तो आते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे नुकसान किसका होता है? सवाल सारा ये है, नुकसान तो उसी अंडर ट्रायल प्रिजनर का हो रहा है जो जिसका प्रॉब्लम बना हुआ है कि उनको मेडिकली ट्रीट करना है। और यही हम पिछले 3 साल से देखते आ रहे हैं कि पीटीआई के लॉयर्स, इमरान खान की फैमिली चीज़ों को पॉलिटिसाइज करती है, उसके ऊपर एक खदशा सा क्रिएट हो जाता है, जजेस भी फेयरफुल हो जाते हैं, सरकारी जो अदारे हैं वो भी थोड़ा पीछे हो जाते हैं, हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। सिंपल सा मामला था कि एक खान साहब को ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड के सामने लेकर जाना था जो हुकूमत ने पूरा किया है। अगर आपको पिम्स के डॉक्टर से प्रॉब्लम है आप फिर से एक एप्लीकेशन दे दें कि हमें मेडिकल बोर्ड नया कॉन्स्टिट्यूट कर दे। इशू इंटेंट तो सिर्फ उनकी सेहत का था, तो लेकिन यहां पे हमें मालूम नजर ये आ रहा है कि सेहत शायद रियल कंसिडरेशन थी ही नहीं, एक पॉलिटिकल इशू बनाना था जो शायद बन भी गया है और वही शायद इनकी विन थी। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म में दिस इज नॉट अ विन फॉर पीटीआई और इमरान खान और इमरान खान फैमिली। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जब पीटीआई और गवर्नमेंट दोनों जाएंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट शायद बेंच क्या करेगा? जी मेरा अंदाजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस जो गवर्नमेंट ने किया उसको एक कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन ही मानेगा। उसकी वजह यह है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट उस पोजीशन में नहीं होता या कोई अदलिया इस पोजीशन में नहीं होती कि वो कहें कि नहीं शिफा का कोई सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व नहीं था या गवर्नमेंट की असेसमेंट गलत थी कि वहाँ सिक्योरिटी रिस्क था या नहीं। ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन होती है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और आप चैलेंज ये कर सकते हैं कि अगर तो जो ऑर्डर में ट्रीटमेंट का कहा गया था वो उससे कम ट्रीटमेंट मिली हो या अनफेवरेबल ट्रीटमेंट मिली हो। यहाँ पे तो कोई ऐसा स्टांस नहीं लिया गया कि डॉक्टर अच्छे नहीं थे, बोर्ड अच्छा नहीं था, अस्पताल अच्छा नहीं था। तो क्लेम है क्या, डिस्प्यूट है क्या? वो अगर सिर्फ ये है कि आप शिफा ही लेके जाते हैं, जब हुकूमत कह रहे हैं वहां पे इससे शायद ज्यादा बड़ा खदशा था आपकी जिंदगी को, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का जो तो बेंच है आपको लगता है दोनों की दरखास्तें डिस्पोज ऑफ करके सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को अब खत्म कर देगा मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद? मेरे ख्याल में एक बेहतर तरीका इस सारे मामले को रिजॉल्व करने का, किसी की सेहत के को पॉलिटिसाइज ना तो करना चाहिए, ना उस पर जुडिशियल एक्टिविज्म शो करनी चाहिए। हमेशा कॉन्शियस अप्रोच लेना बेहतर होगा इस तरह के मामले पे। सेहत का मामला है, कोई इसको पॉलिटिकल वोट्स लेने का मामला नहीं है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर दोनों पार्टीज को सुनकर, और अगर तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो और बेहतर होनी चाहिए, अगर तो फिर से ट्रीटमेंट, फिर से उनकी एग्जामिनेशन करनी ज़रूरी है। एग्जामिनेशन के बाद अगर उसके कोई प्रोसेसेस हैं जो लेने हैं, सुप्रीम कोर्ट को वहां तक महदूद रहना चाहिए। और जो कि शिफा था या नहीं था या किस घंटे में हुआ और नहीं हुआ, आई डोंट थिंक कि सुप्रीम कोर्ट को उन मामलात में जाना चाहिए।
या अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ओवरलैपिंग है वो सेटल नहीं हुई है? जी बिल्कुल सेटल नहीं हुई, लेकिन मेरे ख्याल में अगर तो जुरिस्डिक्शन के सवाल आता है तो मेरे ख्याल में 27वीं अमेंडमेंट के बाद कुछ बातें क्लियर हैं। देखिए, एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट का आप ऑर्डर भी देखें तो इट्स अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ये एक इंसान की जो बेसिक राइट्स हैं उसकी इन्फोर्समेंट है, इसमें पॉलिटिक्स का ताल्लुक नहीं। तो जो इस फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट है वो तो 27वीं अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रही उसका इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार जरूर है कि अगर अपील वो सुन रही हो उस मैटर की, तो फिर वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई ऑर्डर पास कर सकती है। लेकिन देखिए, उसमें भी प्रोसीजर को ओवरराइड करना या प्रोसीजर को निगेट करना, उससे ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो आज हम देख रहे हैं। अगर तो सुप्रीम कोर्ट पहले इंस्टेंस में इस मैटर को रिमांड कर दी थी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को कहती कि इसके ऊपर फैसला करे, तो गवर्नमेंट देखिए उसके पास पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के अंडर बड़ा एक आसान प्रोसेस था। आप मेडिकल बोर्ड क्रिएट करते हो जेल के अंदर, वो बोर्ड जो है रेकमेंड करता है कि ये इलाज इस अस्पताल में बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और वो अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए हमेशा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है, डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होता। गवर्नमेंट का जो बोर्ड बैठता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड, वो एग्जामिनेशन कर अगर उसको लगता है कि ये गवर्नमेंट के किसी अस्पताल में इलाज नहीं किया जा सकता, तो वो रेकमेंड कर सकता है कि शिफा ले जाएं या इनको बाहर ले जाएं या जो भी उनको बेहतर लगता है। लेकिन ये डायरेक्ट ऑर्डर करना कि आप इसी अस्पताल में जाएं, उससे ये सारी देखे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और आज भी उन प्रॉब्लम्स को पॉलिटिसाइज करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है, और एक अगेन पाकिस्तान का नाम खराब होता है इंटरनेशनली भी, लोकली भी, सारे। चलिए देखते हैं या कि अदालत का फैसला इस हवाले से क्या आता है। बहुत शुक्रिया आपका। मुजम्मिल साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान के इलाज का मामला है और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम आयद कर दिया है, और इसके साथ ही साथ क़यादत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है उसमें सीएम केपी के सुहेल आफरीदी की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक तेज़ करने का ऐलान कर दिया। स्ट्रीट मूवमेंट क्या कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा रिजवान रजी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। रिजवान साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट की तरफ सबसे पहले चलते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। अब ये कोई किसकी तरफ इशारा है, क्या लगता है आपको? क्योंकि बैरिस्टर गौहर तो एस्टैब्लिशमेंट के काफ़ी करीब तरीन समझे जाते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब एस्टैब्लिशमेंट के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, और अब पता नहीं किस हद तक कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जिस तरह मीडिया को फेस करते हुए, जब मीडिया ने उनके मुंह के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालने की कोशिश की, तो उन्होंने वो, हालांकि सीजन बैरिस्टर हैं, वो हमारे पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला में उनका शुमार होता है, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पहला उनका इंटरेक्शन था जो मैंने देखा है, वो उसमें उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर बात नहीं की। देखिए, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी तो दोनों फरीक हैंड पे लगेगी। अगर एक फरीक ने इन लेटर एंड स्पिरिट शिफा में नहीं मुंतकिल किया, तो दूसरे फरीक ने शिफा के बाहर जो था वो मेला लगाकर झींगा लाला हूर करके भी अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। तो एक तो ये बात जहन में रखिए कि अगर जद में आए तो दोनों फरीकैन ही आएंगे, क्योंकि दोनों ने भी अपनी जो कमिटमेंट्स थी उनको पूरी नहीं की। दूसरी बात यह है कि इस वक्त दोनों इस मीटिंग के ऊपर, सरकार भी और पीटीआई भी, पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू की गई वो इसका वाज़ेह सबूत। पर रजी दादा साहब, मैं डॉक्टर उस्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ क्लिप्स देखे हैं, उनका बीपी तो 120/80 निकला आज, आँख भी बहुत अच्छी हालत में है, डॉक्टर उस्मा कह रही हैं, हार्ट ईसीजी बिल्कुल ठीक है, उनका फिजिशियन कह रहा है वो मुकम्मल तौर पे फिट हैं। तो फिर बीमारी क्या है ये नहीं समझ आ रही कि जब एक आदमी की आँख भी बिल्कुल ठीक हो गई है, और ये उनकी बहन डॉक्टर उस्मा कह रही हैं, जब वो कह रहे हैं कि उनका ब्लड प्रेशर भी 120/80 निकला है, सुपर फिट, जब कह रहे हैं ईसीजी भी बिल्कुल ठीक है, ब्लड टेस्ट भी ठीक हैं, तो फिर इशू क्या है दरमियान में? आपको कुछ समझ आया है दरमियान में क्या रह गया इशू? देखिए, अगर बाजार इस जो सिम्टम बताए हैं नौरीन आपा ने, उसके बाद तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट गई थी और जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने
ये जजमेंट लिखवाई थी, वो सारी बुनियाद ही उड़ा दी है, पीटीआई नहीं उड़ाई है, लेकिन वो सारी बुनियाद ही उड़ गई। क्योंकि हमें तो बताया गया जी 100 and 140 उनका ब्लड प्रेशर है, जो कि आपका तो नॉर्मल ही रहता है और मेरा भी रहता है। 100 and 160 मेरा नॉर्मल रहता है और डॉक्टर कहता है ये इस उम्र में नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इस पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जनाबे बानी पीटीआई जो हैं वो तो आपसे कम से कम 12 साल बड़े हैं और मेरे से 15 साल बड़े हैं, तो इसलिए उनका इस उम्र के अंदर ये ब्लड प्रेशर रहना एक नॉर्मल रूटीन की बात है। अगर वो 100 और 140 भी था, जो कि आज उन्होंने कह दिया, तो फिर कोई लॉजिक और जस्टिफिकेशन नहीं बचती, बचाए इसके कि पीटीआई के जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको कोई मवाद चाहिए अपने व्यूज को केटर करने के लिए और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। इसके अलावा तो और कोई लॉजिक नजर नहीं आती कि अगर माशाल्लाह वो तंदुरुस्त हैं और उनको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है जिसके लिए वो अमूमी तौर पे अस्पताल मुंतकिल हों या अस्पताल मुंतकिल होने का कोई जवाज बने, ना उनके प्लेटलेट्स कम हुए हैं कहीं पे जिस तरह के नवाज शरीफ साहब के हो गए थे, तो फिर वाकई ये सवाल बनता है जो आपने उठाया कि फिर लॉजिक क्या बनती है उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल करने और वहां पे मुस्तकिल कयाम करवाने की। रजी मुझे लगता है ज़्यादा अना का मामला है, पिम्स नहीं शिफा। वो कहते हैं ये अना की लड़ाई है, वो कहते हैं नहीं हमने शिफा लेकर जाना है, वो कहते हैं नहीं हमने पिम्स में ही कराना है। तो ये अना की लड़ाई नहीं चल रही पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, या आप समझ रहे हैं कि वो कहते हैं हम एक दफ़ा अगर अल-शिफा ले गए तो हमारी जीत हो जाएगी, वो कहते हैं अगर हमने पिम्स में ना कराया तो हमारी हार हो जाएगी। ये अना की लड़ाई लग रही है दोनों फ्रीकैन के। लेकिन शिफा हॉस्पिटल के अहकाम तो अदालत के अहकाम थे ना रिजवान साहब। हाँ जी बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, बेशक अदालत के थे लेकिन वो कानून के मुताबिक नहीं थे। हाँ, हुकूमत ने उसके ऊपर नजरसानी भी फाइल की है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया, उसके ऊपर एतराज लगा के वापस कर दिया और जब वो एतराज खत्म करके दोबारा फाइल की गई तो उसका नंबर नहीं लगा अभी तक उस नजरसानी का। इस दौरान में हुकूमत ने अपने तई जो उसको समझ आया उन अहकामात पे अमल दरामद करके अदालत के सामने अपने आप को अपना सर झुका लिया कि ठीक है जनाब अभी नजरसानी नहीं हुई तो हम ये कर देते। अब पॉइंट ये रह गया जो कि अदालत के सामने पेश होगा कि जनाब वो या वो। मुझे लगता है कि ये अना से ज्यादा जो है वो व्यूज का मसला है, आई बॉल्स का मसला है, क्योंकि तैयारी तो हमने की हुई थी झिंगाला लाहौर करने की शिफा के बाहर, और आप ले गए पिम्स और हम झिंगाला लाहौर ना कर सके। असल में इशू ये है, मुझे लगता है कि फैमिली भी मुतमईन है उनकी, मरीज भी मुतमईन है, ठीक है। असल में इशू जो है उनको आप समझें, ये जो आपके दोस्त है ना माइक पकड़ के हर सड़क पे गुजरने वाले को सवाल करने वाले मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, असल मसला उनका है कि उनके साथ धोखा हुआ है। अब अगर आप देखिए तो मरीज का टेस्ट जो है वो अल-शिफा के डॉक्टर्स ने आके किया है, जितने भी उनके चेकअप्स थे पिम्स के अंदर भी जो हुए हैं उसमें अल-शिफा के डॉक्टर मौजूद थे और उसके अंदर मोहतरमा मौजूद थी नौरीन साहिबा, उसके अंदर जो सुल्तान साहब है, सिकंदर सुल्तान नहीं, वो जो क्या नाम है फैसल सुल्तान साहब मौजूद थे, डॉक्टर फैसल। इसके बावजूद भी अगर इसके ऊपर सियासत करना चाह रही हैं पार्टियां तो उनका हक है। रिजवान साहब ये नहीं समझ पा रही मैं कि ये जिंगा लाला हू की कॉल दी किसने थी, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब की स्टेटमेंट देख लें, सलमान अकरम राजा की, बैरिस्टर गौहर की, तमाम की स्टेटमेंट ये थी कि कारकुनान हॉस्पिटल के बाहर नहीं आएंगे। तो ये जिंगा लाला हू की किसने कॉल दी, मुझे मैं समझ नहीं पा रही। मुजम्मिल साहब बताते हैं। मैं आपको समझाता हूँ मैं जी, ये व्हाट्सएप मैसेजेस चले हैं। अच्छा, ट्वीट आप करते हैं ना आए और अपने यूट्यूबर्स को और वीलॉगर्स को व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स को अल-शिफा पहुंचे। आपका ख्याल है सदाकत अब्बासी ऐसे ही पहुंचे हुए थे, बुलाया हुआ था तो पहुंचे हुए? तो हुकूमत को बिल्कुल इसकी भी तहकीकात करानी चाहिए, क्योंकि ये भी तौहीन अदालत में आता है। बिल्कुल तौहीन अदालत में आया। लास्ट टाइम भी जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर साहब को मुकर्रर किया था, तब भी पीटीआई ने सड़कें बंद करके जिंगा लाला हुलू करके सारा शो ख़राब कर दिया था। इस बार भी पीटीआई ने वही किया। ये जो जिंगा लाला हू जिसे कहते हैं ना रजी दादा साहब, ये पीटीआई की जड़ों में बैठ गया। क्यों दादाजी?
मैं यही अर्ज करने लगा था कि झींगा लाला हुर करने वाले जो हैं, अब मुसीबत ये है कि जितने भी झींगा लाला हुर करने वाले हैं ये पीटीआई का बयानिया लेके चलने वाले हैं। अब पीटीआई अदालत में यही कहेगी कि जनाब हमने तो ये देखिए, ये हमारी ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि हमने कहा कि लोगों को मत आइए, लेकिन हम इसको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कि जनाब वो ग्रुपों में चले होंगे मैसेजेस, हमने नहीं देखे। लेकिन उन्होंने पहुंच के एक वहां पे सीन क्रिएट किया। हुकूमत को, रेगुलेटेड मीडिया को कहना पड़ा कि आप अपनी वैगन्स, आप अपनी डीएसएनजीज यहां से हटाएं। इसके बावजूद भी सुबह तक वहां पे झींगा लाला हुर जारी था, लाइव हो रहे थे, फलाने हो रहे थे, ढिमकाने हो रहे थे। तो ऐसी सूरत के अंदर या तो फिर अदालत जो है वो इंतजामिया को ये इख्तियारात देगी कि ये झींगा लाला हुर करने वाले जितने भी हैं इनको पकड़ के तो बंद करें। अच्छा, डॉक्टर फैसल भी पिम्स हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके अभी। एक मिनट, जी मुजम्मिल साहब। रजी दादा, ये जो डॉक्टर उस्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि वो इस पर सियासत नहीं करेंगे। जो सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है। उन्हें पिटिशन करनी चाहिए जाके कि हमारे साथ ये हुआ है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। पिटिशन नहीं करनी चाहिए। अदालत ने उन्हें कहा था कि हम पार्ट हर्ड मैटर यहीं पे रख रहे हैं। फाइनल रिलीफ उन्होंने जो मांगा था, अदालत ने वो इंटरम ऑर्डर के अंदर दे दिया सरकार को, इस पे बुलाए बगैर या नोटिस दिए बगैर। ओके, ये अपना पहले भी होता रहा है, वो जो इमरान खान साहब के केसेस के अंदर पहले भी होता रहा है। ओके, उन्होंने दे दिया, लेकिन इससे भी जी नहीं भरा तो अदालत ने वो अपने पास रख लिया कि जनाब अब किसी भी फरीक को इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन में कोई एतराज हो तो एक सादा दरखास्त हमें दीजिएगा, हम इसको दोबारा सुन लेंगे। अब जब हुकूमत ने उसके ऊपर सादा दरखास्त दी तो उन्होंने कहा, उन्होंने उसका नंबर ही नहीं लगने दिया। हम तो यही कहेंगे ना, उसका नंबर ही नहीं लग सका। अब देखते हैं कि जब पीटीआई अपनी दरखास्त लेके जाएगी, अगर कंटेम्प्ट में जाती है, कंटेम्प्ट में नहीं जाती, वो इसी में चली जाती है कि जनाब आपका ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो उस सूरत के अंदर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितनी एफिशिएंसी के साथ सुनती है। क्या उतनी ही एफिशिएंसी दिखाते हैं जैसी एफिशिएंसी उन्होंने हुकूमत की नजरसानी की दरखास्त पे दिखाई है, या उससे कुछ जल्दी सुन लेते हैं, या दोनों को बराबर में सुन लेते हैं मौका देके, या फिर हस्बे साबक वो नोटिस दिए बगैर रियासत को एक और ऑर्डर पास कर देते हैं। क्या कहा जा सकता है भाई, वो सुप्रीम कोर्ट है, हम तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम तो सिर्फ देख सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। मुजम्मिल साहब और अजीज साहब, आप दोनों से ही सवाल कर देती हूँ, क्योंकि इशारे तो स्ट्रीट मूवमेंट के ही मिल रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में वही तेज तर होती नजर आए। लगता है आपको कामयाब होगी? आज सना, आज की गुफ्तगू यहीं रोकें। स्ट्रीट मूवमेंट का हमने बहुत हाल देख लिया है। वो 15 लोगों से ज्यादा अडियाला जमा नहीं होते। रजी दादा साहब से इजाजत लें, स्ट्रीट मूवमेंट जब सामने आएगी तो फिर उस पर बात करेंगे। क्या जी रजी साहब क्या कह रहे हैं? ठीक है, थैंक यू रजी। की सवारियां हो रही हैं जो अलीमा बाजी के और नौरीन बाजी के साथ, वो 10 लाख की और 10 हज़ार की कॉल दे बैठे हैं। अच्छा। अभी पीटीआई का कारकुन स्ट्रीट मूवमेंट के मूड में नहीं है या नहीं आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसलिए ठीक है, देखते हैं हमारे टाइम में इसको भी डिस्कस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया रजी साहब आपका, मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना नकवी को इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।